हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो मनोविज्ञान स्पेशल की 1500 प्रश्नों की सीरीज पढ़ रहे थे, तो उसके हम लोगों के पार्ट 4 कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से हम लोग 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। और आज हम लोग इसका पार्ट 5 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 201 से लगा कर के 250 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और जितने भी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम होते हैं, यूपी टेट, सी टेट, DSSB, KVS, मतलब कोई भी शिक्षक भर्ती की एग्ज़ाम हो, इस सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इसमें ज़्यादातर वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। ये जो मानव विकास होता है, ये परिणाम होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण का। वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है, ये परिणाम होता है। मतलब दोनों चीज़ों से क्या होता है, मानव का विकास बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे होते हैं वो चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करेंगे। वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं। वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। जबकि वे हमेशा सफल होते हैं, ये बात बिल्कुल यहाँ पे गलत दी गई है। जरूरी नहीं है कि जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे हैं हमेशा वो क्या हो, सफल हों। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही गलत दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। तो किशोरावस्था में संवेगों की जो तीव्रता होती है वह देखो, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध हो जाते हैं, व्यवसाय की समस्या, व्यवसाय के बारे में बच्चे सोचने लगते हैं। और प्रतिकूल पारिवारिक संबंध से मतलब ये तात्पर्य है कि बच्चा जो अपने माता पिता की बात बहुत कम मानता है इस एज में। नई परिस्थिति के साथ समायोजन करना पड़ता है बच्चे का। तो ये जो सभी ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो किशोरावस्था में तीनों ही क्या होती हैं, चीज़ें प्रकट होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति कैसे होते हैं, सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी होते हैं। सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के वह धनी होते हैं। सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार अतिमानव वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। वही क्या होता है, वही ही सुपरस्टार होता है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया था। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा यहाँ पे कि साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे। तो आंसर हो जाएगा कार्ल जुंग थे। कौन थे, जुंग थे। और कब किया था इसका प्रतिपादन, कब इसका विकसित किया था, तो 1910 में। कब किया था, 1910 में किया था। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब यहाँ पे ये पूछा गया कि कौन सी क्वालिटी जो है उत्तर बाल्यावस्था की नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। ये बिल्कुल सही दिया गया है। वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना। तो ये सारी क्वालिटी जो दी गई है, ये विशेषताएं पाई जाती हैं उत्तर बाल्यावस्था के दौरान। जबकि पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, तो ये क्वालिटी जो है बच्चे में उत्तर बाल्यावस्था में नहीं आती है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही
गलत हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रयत्न व भूल का जो सिद्धांत था, जिसको प्रयास व त्रुटि का भी सिद्धांत कहते हैं, और इसको ही संबंधवाद के सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ही संबंधवाद का भी सिद्धांत कहते हैं। तो यह दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या जो करता है वो करता है गेस्टाल्टवाद। कौन करता है? गेस्टाल्टवाद करता है। और इसके प्रतिपादक थे वर्दिमर। कौन थे इसके प्रतिपादक? इसके प्रतिपादक थे वर्दिमर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। क्या होता है? ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, वैयक्तिक भिन्नता। वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? तो वैयक्तिक भिन्नता का मतलब होता है कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। कैसे? शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में कोई दो व्यक्ति हैं, वो एक जैसे नहीं होते हैं। इसी को वैयक्तिक भिन्नता कहा जाता है। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? तो पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। किस पर किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। और अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए अनुबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, तब आंसर हो जाएगा पावलोव ने दिया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा का समान अवसर का अर्थ है। तो शिक्षा का समान अवसर का इसका क्या तात्पर्य होता है? अब देखो यहाँ पे बताया गया है, शिक्षा का जो है समान अर्थ का मतलब क्या होता है, एक बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उसके भावी व्यावसायिक जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हो। एक बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उसके भावी व्यावसायिक जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हो। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है वह प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं वो किस प्रकार के चिंतक होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतक होते हैं। कैसे होते हैं? अपसारी चिंतक होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। इसी वजह से क्या है, वैयक्तिक भिन्नताओं को प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे की क्या है, क्वालिटी अलग अलग होती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर में सीखता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? प्रश्न का उत्तर देने में लगने वाला समय, विद्यार्थी की अनुकूलन क्षमता, विद्यार्थी की शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता, या फिर पियाजे से संबंधी कार्य। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी की शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने की जो योग्यता है विद्यार्थी की, इसका प्रयोग जो है बुद्धि के मापन में नहीं किया जा सकता है। निम्न में से
कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे मानक जो है मूल्यांकन का प्रकार नहीं, जबकि निर्माणात्मक, योगात्मक और CCE ये तीनों क्या है, मूल्यांकन के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शैशव काल की अवधि होती है। शैशव काल की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी, मतलब राघव में किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा संगीतमय बुद्धि। कौन सी बुद्धि? संगीतमय बुद्धि। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? सृजनात्मकता जो है मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था क्रो एंड क्रो ने। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विकास का अर्थ है। विकास से क्या तात्पर्य होता है? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की जो उत्तरोत्तर श्रृंखला है उसको ही विकास कहते हैं। मनोविज्ञान की बहिर्दर्शन विधि के जनक हैं। मनोविज्ञान की बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक थे जेबी वाटसन। जेबी वाटसन। शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया था? 1920 में। 1920 में। कोलसनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं? कोलसनिक जो थे वो शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ मानते हैं अरस्तु से। किससे? अरस्तु से। सीखना किससे प्रभावित होता है? सीखना किससे प्रभावित होता है? प्रेरणा से। किससे? प्रेरणा से। साइकोलॉजी शब्द जिन 2 शब्दों से मिलकर बना है वह शब्द है साइकी प्लस लोगोस। कौन सा? साइकी प्लस लोगोस, जिसका मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। साइकी। अब यहाँ पे जो साइकोलॉजी शब्द है तो इसका मतलब क्या होता है? आत्मा का अध्ययन करना होता है। क्या होता है? आत्मा का अध्ययन करना। आत्मा का अध्ययन करना। अब देखो यहाँ पे जो दिया गया है साइकी शब्द। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर हो जाता है आत्मा का अध्ययन करना। और कई बार क्वेश्चन यही पूछा गया है कि साइकोलॉजी जो शब्द है, ये जो साइकोलॉजी शब्द है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मा का अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया था? खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित किया बताया था स्टर्न ने। किसने बताया था? स्टर्न ने बताया था। समाजमिति विधि के प्रणेता हैं। समाजमिति विधि के प्रतिपादक थे जे.एल. मोरेनो। जे.एल. मोरेनो। बालकों में खेलों से विकसित होने वाली शक्तियां हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मारिया मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है? मारिया मॉन्टेसरी पद्धति में गीतों द्वारा शिक्षा दी जाती है, खेलों द्वारा,
उपहारों द्वारा, इन सभी प्रकार से शिक्षा दी जाती है मारिया मॉन्टेसरी पद्धति में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अधिगम का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर जो डॉपलर का सूझ सिद्धांत है यह जो है अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि संबंधवाद का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और पुनर्बलन का सिद्धांत, ये तीनों ही जो है अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किए वो थे थॉर्नडाइक। कौन थे? थॉर्नडाइक थे। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक का मनोविज्ञान बंध मनोविज्ञान या फिर संयोजनवाद कहलाता है? बंध मनोविज्ञान या फिर संयोजनवाद कहलाता है। तो यह कहलाता है थॉर्नडाइक का मनोविज्ञान। बंध मनोविज्ञान और संयोजनवाद के बारे में बताया था थॉर्नडाइक ने। गेस्टाल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग है। गेस्टाल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग है स्थिति का स्पष्ट संगठन करना, अधिगम स्तर के अनुकमल, जहाँ पे अनुकमल लिखा यहाँ पे हो जाएगा अधिगम स्तर के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना, स्वक्रिया द्वारा खोज हेतु प्रोत्साहन देना। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। सक्रिय अनुबंध का निम्नलिखित में से शिक्षा में कौन सा अनुप्रयोग नहीं है? सक्रिय अनुबंध का शिक्षा में कौन सा प्रयोग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार को अपेक्षित रूप देना। व्यवहार को अपेक्षित रूप देना। एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। तो अगर कोई आदर्श अध्यापक है तो इसमें से ये सारे गुण होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ये सभी। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका? यह कथन है रॉस का। किसका है? रॉस का है। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। मतलब यह आवश्यक नहीं है कि जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे हैं वो सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। यह क्या है? जरूरी नहीं है। अहम निर्देशित होता है। अहम निर्देशित क्या होता है? वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्गांतरीकरण विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। और मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था मैकडूगल ने। किसने बताया था? मैकडूगल ने बताया था। और कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था को। निम्नलिखित में से कौन से एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन
सत्य नहीं है। अगर एक अध्यापक को अच्छा कक्षाई परिवेश का सृजन करना तो क्या नहीं करना चाहिए? तो शिक्षकों के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए, जबकि क्या करना चाहिए? बालकों के अनुसार कार्य करना चाहिए। बच्चे की स्वीकृति भी जरूरी होती है इसमें से। शिक्षक का सकारात्मक रुख और बच्चे के प्रयासों का अनुमोदन करना, और साथ में ही जो है जो कार्य कराए जाने चाहिए वह बच्चे के अनुरूप कराए जाने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं नवीनता का पता लगाने के लिए। नवीनता का पता लगाने के लिए। निम्न में से को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण हैं स्टैनफोर्ड बिने, वेफलर बिने और रोसार्क परीक्षण। ये तीनों क्या है? ये बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं, जबकि जिसमें से जो बेल स्केल्स है यह बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है। बच्चों की गलतियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। बच्चे क्या हैं? गलतियों के माध्यम से ही सीखते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा। अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है। प्रेरणा क्या करती है? अधिगम की प्रक्रिया में जो प्रेरणा है वह युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है। मानव व्यक्तित्व निम्न में से किसका परिणाम है? आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध का। आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध का। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। मतलब बच्चा तभी सीखेगा जब वह अंदर से सीखने योग्य होगा। मतलब सीखने की क्या है? उसमें जिज्ञासा होगी, तभी वह सीखेगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।